नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 टीवी और आपके साथ मैं हूं प्रियंका सिंह। हमारे इस खास बुलेटिन में आप सभी का एक बार फिर से बेहद स्वागत है। बुलेटिन का आगाज अहम खबर के साथ करेंगे। सबसे पहले वक्फ कानून को लेकर के बड़ी अपडेट आपके साथ साझा कर ले। वक्फ कानून में बदलाव के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई सभी याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। ये सुनवाई चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस के.वी. विश्वनाथ की बेंच ने की। मामले की सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल ने कहा कि कानून धार्मिक मामलों में दखल देता है, साथ ही ये बुनियादी जरूरतों का अतिक्रमण करता है। सिब्बल ने इस मामले में अनुच्छेद 26 का हवाला भी दिया। आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी करते हुए 2 सप्ताह में जवाब मांगा है। वहीं इस मामले में कल भी कोर्ट में सुनवाई होगी। चलिए खबरों की ओर रुख करेंगे। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर ईडी की चार्जशीट को लेकर कहा कि कार्रवाई होगी और मैं न्यायालय से आग्रह करूंगा कि जल्द से जल्द न्याय हो। कांग्रेस ने लोकतंत्र को शर्मसार किया है, कांग्रेस पार्टी को जवाब देना चाहिए। कार्रवाई होगी और न्यायालय से आग्रह करूंगा कि जल्दी से जल्दी न्याय दे। तमाम ईडी कार्यालयों पे जिस तरीके से प्रदर्शन हुआ, देखिए, लोकतंत्र के लिए शर्मसार किया कांग्रेस पार्टी ने। कांग्रेस पार्टी को जवाब देना चाहिए कि 5 लाख में 500 करोड़ कैसे आप आमदनी करते। कार्रवाई होगी और न्यायालय से आग्रह करूंगा कि जल्दी से जल्दी न्याय दे। तमाम ईडी कार्यालयों पे जिस तरीके से प्रदर्शन हुआ, देखिए, लोकतंत्र के लिए शर्मसार किया कांग्रेस पार्टी ने। कांग्रेस पार्टी को जवाब देना चाहिए कि 5 लाख में 500 करोड़ कैसे आप आमदनी करते। कार्रवाई होगी। चलिए अगली खबर की ओर रुख करेंगे। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर केंद्र सरकार और बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि नेहरू गांधी परिवार ने 1930 में से लेकर के अब तक जो भी संपत्ति अर्जित की वो देश को ही समर्पित की गई है। साथ ही उन्होंने बीजेपी और आरएसएस पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये दोनों संगठन ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई जैसी जांच एजेंसियों को राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने नेशनल हेराल्ड केस को लेकर भी सफाई दी और कहा कि इस मामले में नेहरू गांधी परिवार ने अपने ऊपर एक भी पैसा खर्च नहीं किया है। ऐसे में ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनता ही नहीं। उन्होंने केंद्र की एजेंसी की कार्रवाई की कड़ी निंदा करते हुए इसे लोकतंत्र के खिलाफ बताया। देश में नेहरू गांधी परिवार एक ऐसा परिवार है जिसने 1930 से लेकर आज तक अपनी संपत्ति देश को ही सौंपी है। कभी खुद के लिए कोई स्वार्थ सिद्धि से कोई संपत्ति उन्होंने अर्जित नहीं की है। कोई भ्रष्टाचार का आरोप उन पर आज तक नहीं लगा है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस मिलकर ईडी, आईटी, सीबीआई को एक राजनीतिक हथियार के रूप में उपयोग कर रहे हैं। हम इसकी निंदा करते हैं। नेशनल हेराल्ड के केस में एक पैसा भी नेहरू गांधी परिवार ने अपने ऊपर खर्च नहीं किया। चलिए आगे बढ़ेंगे भुवनेश्वर की ओर, जहां से समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव का बड़ा बयान सामने आया है। अखिलेश ने कहा कि कांग्रेस ने ही ईडी जैसी एजेंसी बनाई थी और अब वही ईडी कांग्रेस के लिए मुसीबत बन गई है। अखिलेश यादव ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए यहां तक कह दिया कि ईडी जैसे विभाग को ही खत्म कर देना चाहिए। इस बयान के जरिए उन्होंने न सिर्फ केंद्र सरकार की एजेंसियों पर सवाल उठाए बल्कि कांग्रेस की पूर्व नीतियों पर भी निशाना साधा। बयान ने सियासी गलियारों में एक नई बहस को जन्म दे दिया है। से ज्यादा ईडी पे कहना है। कांग्रेस ने ईडी बनाई थी और आज ईडी की वजह से ही उन्हें भी परेशानी का सामना करना पड़ा है। एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट से मेरी जब बातचीत हुई तो मैंने यही कहा था कि बहुत सारे इकोनॉमिक ऑफेंसेस को देखने के लिए संस्थाएं हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है और भी ऑफेंसेस देखने के लिए संस्थाएं हैं। ईडी की जरूरत क्या है? ईडी जैसे विभाग को समाप्त कर देना चाहिए। से ज्यादा ईडी पे कहना है।
और अब रुख करेंगे वाराणसी की ओर, जहां पर वाराणसी दौरे पर पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर ने एक बार फिर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर कांग्रेस के देशव्यापी प्रदर्शन पर उन्होंने कहा कि प्रदर्शन के अलावा कांग्रेस के पास कोई रास्ता नहीं बचा। जब ये सत्ता में रहते हैं तब जनता को भूल जाते हैं। राजभर ने साफ कहा कि ईडी कोई कांग्रेस की बनाई संस्था नहीं, बल्कि संविधान के तहत बनी एक संवैधानिक एजेंसी है। कांग्रेस अब खुद अपने किए का परिणाम भुगत रही है। देखिए, कांग्रेस या विपक्ष के पास प्रदर्शन के अलावा कोई रास्ता नहीं है। अब वो सब खाली प्रदर्शन ही करेंगे। जब ये लोग सत्ता में रहते हैं तब ये गरीब, कमजोर, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक याद नहीं आते हैं। इनको रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, दवाई याद नहीं आता है। जब सत्ता से बाहर होते हैं तो इनको कोई काम तो रहता है नहीं। ये अपना खाली सिर्फ यही सब ड्रामा करते हैं। देखिए, कांग्रेस उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में कांग्रेस नेताओं ने ईडी के खिलाफ कार्रवाई को लेकर के जमकर के प्रदर्शन किया। सोनिया और राहुल गांधी पर ईडी की चार्जशीट के विरोध में प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। कांग्रेसियों ने पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ी और ईडी दफ्तर के बाहर धरने पर बैठ गए। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए आरोप लगाया कि ये विरोध प्रदर्शन दरअसल भ्रष्टाचार को बचाने की कोशिश है। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने दो टूक कहा, धरना देना कांग्रेस का हक है, लेकिन फंड लूटना नहीं। उत्तराखंड में ये मुद्दा अब सियासी जंग में बदलता दिख रहा है। मुझे लग रहा है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी है ये डर गई है हमारे सबसे पहले तो अहमदाबाद अधिवेशन से, दूसरी बात बिहार में जो चुनाव होने वाले हैं उसमें हमारे गठबंधन को देखकर जिस तरह से हमने घोषणा की है कि हम और तेजस्वी यादव की पार्टी गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे। अभी कम से कम 9 से 10 विधानसभा चुनाव हैं राज्यों में, तो उसमें खासी लोकप्रियता संविधान की जो बात राहुल गांधी जी करते हैं, सोनिया जी करती हैं, उससे बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं उस खौफ से, ये बदले की भावना और नफरत की भावना से एक 12-13 साल पुराने केस को दोबारा फिर से जो है एक बोतल में से जिन की तरह बाहर निकाला गया है। लेकिन सत्यमेव जयते, हम भी डरने वालों में से नहीं है। हम तो उस पार्टी के सिपाही हैं जिसने देश को आज़ाद कराया। हम अंग्रेज़ों से नहीं डरे तो फिर ये मोदी शाह कंपनी से क्या डरेंगे। आप जानते हैं कि 2008 से यंग इंडिया बनी। यंग इंडिया ने एजीएल के हजारों करोड़ की संपत्ति को 9 करोड़ के शेयर ट्रांसफ़र करके हत्या लिया, और वो 9 करोड़ भी कांग्रेस पार्टी ने लोन दिया। 90 करोड़। कोई भी राजनीतिक दल जिनको आयकर से और अन्य प्रकार की छूट मिलती है, किसी भी प्रकार का लोन किसी को दे। वहीं बुलंदशहर में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर जिला मुख्यालय के कलेक्टर गेट पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। सोनिया गांधी और गांधी परिवार के खिलाफ ईडी की कार्रवाई को लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया। जिला अध्यक्ष जियाउर रहमान के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने महामहिम के नाम ज्ञापन सौंपा और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कांग्रेस का कहना है कि ईडी की कार्रवाई सियासी बदले की भावना से प्रेरित है और इसे हर हाल में लोकतंत्र के खिलाफ माना जाना चाहिए। देश के राष्ट्रीय नेतृत्व में पूरे देश के अंदर आज कलेक्ट्रेट और ईडी के मुख्यालयों का घेराव किया है। जिस तरह से आप देख रहे होंगे कि गांधी परिवार, माननीय सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और कांग्रेस की लीडरशिप देश के मुद्दों को उठा रही है। महंगाई पे बात कर रही है, बेरोजगारी पे बात कर रही है, भ्रष्टाचार पे बात कर रही है, मोदी सरकार की तानाशाही पे बात कर रही है। उसको डराने के लिए, धमकाने के लिए कल मोदी सरकार ने भाजपा का कार्यकर्ता बन चुकी ईडी से कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करवाई है, जो कि तथ्यहीन है, बेसलेस है और सिर्फ हेडिंग मैनेजमेंट का खेल है। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता, भारत का एक एक आदमी, जिस गांधी परिवार ने 2 प्रधानमंत्री इस देश को शहीद कर दिए, माननीय इंदिरा गांधी जी की आपने देखा कुर्बानी हुई, राजीव गांधी जी की कुर्बानी हुई, पंडित नेहरू जी ने इस देश को, आज के राष्ट्रीय नेतृत्व में पूरे देश के अंदर
आज कलेक्ट्रेट और ईडी के मुख्यालयों का घेराव किया है। और वहीं अमेठी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच आज उस वक्त झड़प हो गई जब कार्यकर्ता राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर ईडी की कार्रवाई के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे। कार्यकर्ताओं ने पुतला दहन की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने रोकने की कोशिश की, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। देखते ही देखते कांग्रेस कार्यकर्ता और पुलिस आमने सामने आ गए और झड़प की स्थिति बन गई। मामला बिगड़ता देख पुलिस ने हालात को काबू में किया, लेकिन अमेठी की सड़कों पर कुछ देर के लिए जमकर के हंगामा देखने को मिला। नेशनल हेराल्ड मामला कांग्रेस पार्टी के लिए एक गंभीर राजनीतिक संकट बन चुका है। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किए जाने के बाद ये मामला फिर से सुर्खियों में है। आरोप है कि यंग इंडिया लिमिटेड, जिसने गांधी परिवार के सदस्य प्रमुख हिस्सेदार है, उसमें एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड की बहुमूल्य संपत्तियों को बेहद कम कीमत पर अधिग्रहित किया गया। ईडी का दावा है कि यह सौदा मनी लॉन्ड्रिंग और आपराधिक साजिश को जो है अपने श्रेणी में लेकर के आता है, जबकि कांग्रेस इसे राजनीतिक प्रतिशोध बता रही है। यही नहीं, कांग्रेस ने देश भर के ईडी दफ्तरों पर प्रदर्शन का भी ऐलान किया, लेकिन यह मामला न केवल कानूनी बल्कि नैतिक और राजनीतिक दृष्टि से भी कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करता है। साथ ही चुनावी परिदृश्य में इस केस के असर को नकारा नहीं जा सकता। बीजेपी इसे कांग्रेस के खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही है, जबकि कांग्रेस खुद को गांधी परिवार के समर्थन के रूप में एकजुट दिखाने की कोशिश कर रही है। आने वाले समय में अदालत की कार्रवाई इस मामले की दिशा तय करेगी। वहीं जिस तरह से इस पूरे मामले पर घमासान तेज हो रहा है, हर किसी के मन में सवाल उठ रहा है कि आखिर नेशनल हेराल्ड केस है क्या। इसको जानने के लिए हमारी इस रिपोर्ट को देखिए। यह मामला नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़ा हुआ है। साल 1938 में भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इसकी स्थापना की। यह अखबार एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड यानी कि एजेएल द्वारा प्रकाशित किया जाता था, जिसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के सहयोग से स्थापित किया गया था। समय के साथ कंपनी धीरे धीरे घाटे में चली गई। कंपनी पर 90 करोड़ का कर्ज भी बढ़ गया और इसी बीच साल 2008 में वित्तीय संकट के बाद इसे बंद करना पड़ा, जहां से इस विवाद की शुरुआत हुई। दरअसल साल 2010 में यंग इंडिया लिमिटेड नामक एक नई कंपनी का गठन किया गया, जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी निदेशक थे। यंग इंडिया लिमिटेड ने एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड के 99% शेयर खरीदने के लिए 50 लाख रुपए का निवेश किया। इस सौदे के तहत यंग इंडिया लिमिटेड को एजेएल यानी कि एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड की संपत्तियों पर 99 साल का ऋण अधिकार मिला, जिससे वाईआईएल और एजेएल की संपत्तियों से होने वाली आय का 99% हिस्सा मिला। अब बात कर लेते हैं कैसे शुरू हुआ यह विवाद। तो आपको बता दें कि साल 2012 में नवंबर महीने में सुब्रमण्यम स्वामी ने केस दर्ज कराया। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने अपनी याचिका में कहा था कि यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने सिर्फ 50 लाख रुपयों में 90 करोड़ रुपए वसूलने का उपाय निकाला, जो नियमों के खिलाफ है। केस दर्ज होने के 2 साल बाद जून 2014 में अदालत ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ समन जारी किया। इसके बाद प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने संज्ञान लिया और मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया। साथ ही प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच भी शुरू की और साल 2023 में एजेएल और वाईआईएल से जुड़ी 751.9 करोड़ रुपए की संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया। ईडी ने आरोप लगाया कि एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड की संपत्तियों को व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया गया, जबकि ये संपत्तियां पहले सामाजिक और दान कार्यों के लिए निर्धारित थी। केस दर्ज होने के बाद इस मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी से ईडी ने पूछताछ की। राहुल गांधी से 5 दिनों में 54 घंटे और सोनिया गांधी से 3 दिनों में 11 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की गई। दोनों नेताओं ने कहा कि वित्तीय मामलों को मोतीलाल वोरा संभालते थे, जिनका 2020 में निधन हो गया। साथ ही राहुल गांधी ने यह भी कहा वाईआईएल एक गैर लाभकारी कंपनी है और इसमें से एक भी पैसा नहीं निकाला गया है। कांग्रेस पार्टी ने ईडी की कार्रवाई को राजनीतिक प्रतिशोध करार दिया है। कांग्रेस नेता अभिषेक सिंघवी ने कहा कि यह कार्रवाई चुनावी राज्यों में भाजपा की संभावित हार से ध्यान भटकाने के लिए किए जा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि ईडी ने एजेएल की संपत्तियों की कुर्की केवल इसके कांग्रेस और उसकी विरासत से जुड़े होने के कारण की है।
तो वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि नेशनल हेराल्ड की संपत्ति जब्त करना कानून के शासन नाम पर राज्य प्रायोजित अपराध है। श्रीमती सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल करना प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की ओर से बदले की राजनीति और धमकी के अलावा कुछ नहीं है। जयराम रमेश ने आगे लिखा, कांग्रेस और उनका नेतृत्व चुप नहीं रहेगा, सत्यमेव जयते। दरअसल नेशनल हेराल्ड मामला भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ है, जिसमें कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। यह मामला न्यायपालिका, जांच एजेंसियों और राजनीतिक दलों के बीच टकराव को उजागर करता है। भविष्य में इस मामले में और भी कानूनी और राजनीतिक घटनाक्रम सामने आ सकते हैं, जो भारतीय राजनीति की दिशा को प्रभावित करेंगे। चलिए अगली खबर की ओर रुख करेंगे। महाराष्ट्र के नासिक से बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है, जहां कोर्ट के आदेश पर प्रशासन ने पीर बाबा दरगाह को ध्वस्त कर दिया है। बॉम्बे हाई कोर्ट के निर्देश के बाद नासिक नगर निगम ने आज सुबह ये बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। दरअसल एक याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने इस दरगाह को अनधिकृत करार देते हुए अपना आदेश जारी किया। प्रशासन का कहना है कि दरगाह से जुड़े ट्रस्टी और कुछ स्थानीय निवासी खुद ही इसे हटाने को तैयार थे और उन्होंने देर रात एकत्र होकर इसकी प्रक्रिया शुरू भी की थी, लेकिन तभी अचानक भीड़ ने हमला कर दिया। हमले के दौरान भारी पथराव हुआ, जिसमें 21 पुलिसकर्मी घायल हो गए। हालात को देखते हुए इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है और कहा है कि यह कार्रवाई पूरी तरह से कोर्ट के आदेश के तहत की गई है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने नई पर्यटन नीति पर कहा कि इको टूरिज्म स्थायी पर्यटन का एक हिस्सा है। इस विषय पर गंभीरता से चर्चा हुई है। सभी हितधारकों ने अपनी जिम्मेदारी ली है और इस विषय को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी की प्रेरणा से जिस मिशन लाइफ को जिन्होंने दुनिया के सामने घोषित किया है, पर्यटन मंत्रालय भी इसे अपनाने और आगे बढ़ाने के लिए तैयार है और इसके लिए काम करेगा। इस दृष्टिकोण से जिस तरह से साथ बैठ करके इस विषय पर बात हुई है और जिस गंभीरता के साथ में इस विषय पर चर्चा हो रही है, हमने साथ में बैठ करके भी, अकेले बैठ करके जिस तरह से बात की और सारे स्टेक होल्डर्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के जैसे इस विषय को और आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा, जो मिशन लाइफ का उद्घोष उन्होंने दुनिया के सामने किया है, उसको ओन करके आगे बढ़ाने के लिए टूरिज्म मिनिस्ट्री भी तैयार है और पूरी तरह से काम करेगी। अगली खबर नोएडा से है, जहां प्रशासन ने अवैध प्लॉटिंग पर सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। थाना फेज 3 क्षेत्र के हैबतपुर गांव में करीब 120 बीघा जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया है। ये जमीन हिंडा नदी के डूब क्षेत्र में आती है, जहां बिना अनुमति के अवैध प्लॉटिंग की जा रही थी। प्रशासन और नोएडा प्राधिकरण ने संयुक्त रूप से इस पर एक्शन लिया और बुलडोजर चलाकर निर्माणों को ध्वस्त कर दिया। कार्रवाई के दौरान एसडीएम, नोएडा प्राधिकरण के अधिकारी और भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद रहे। और वही भाईंदर से चौंका देने वाली खबर सामने आ रही है, जहां एक स्वास्थ्य बीमा कंपनी पर सैकड़ों नागरिकों से धोखाधड़ी का आरोप लगा है। पिछले 4 महीनों से बीमा दावे लंबित होने की बात सामने आई है। वहीं ग्राहकों का आरोप है कि बिना उचित वजह के उनके दावे खारिज किए जा रहे हैं। मजबूरी में कई लोगों को इलाज के लिए अपनी जेब से पैसे खर्च करने पड़े, तो कुछ को अस्पताल के बिल चुकाने के लिए अपना सोना तक गिरवी रखना पड़ा। अब मनसे ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द समाधान नहीं हुआ तो कंपनी के खिलाफ बड़ा आंदोलन किया जाएगा। गए 5 साल से मैं क्लेम इंश्योरेंस जो निकाला हुआ है, अभी उनका पहले जो इंश्योरेंस था वो 0 से 25,000 तक था। अभी वो अचानक उन्होंने बढ़ाया है, जो कि 25 से लेकर 50,000 तक। तो वो क्यों बढ़ाया उन्होंने, काहे के लिए बढ़ाया, तो उसका मुझे जवाब चाहिए। अगर यही क्वेश्चन मैं उनको कर रहा हूँ तो उनके पास भी ऐसा मुझे कोई आंसर मिल रहा नहीं है। तो मतलब मैं कॉल्स कर रहा हूँ या फिर मैं कोई उनसे अदर मतलब कोई कम्युनिकेशन से मैं जा रहा हूँ, तो मेरे को वो चीज़ें उनसे मिल रही नहीं है। मैं मनसे वैद्यकीय संगठन का अध्यक्ष हूँ। अनेक दिनों से केयर हेल्थ इंश्योरेंस, ये जो इंश्योरेंस कंपनी ये लोगों को फंसाने का काम कर रही है।
हम लोगों को बहुत सारे बीमा धारकों का कंप्लेंट आ रहा था कि हमारा क्लेम कैंसिल कर दिया, हमारा प्रीमियम बढ़ा दिया, और इनका कोई भी एक ऑफिस महाराष्ट्र में नहीं है, और इनके सब सेल्स ऑफिस है, कम से कम 350 से 400 इनके सेल्स ऑफिस यहाँ पे महाराष्ट्र में है, और इनका जो कंप्लेंट है और निवारण करने के लिए यहाँ पे कोई भी एक ऑफिस यहाँ पे रखा नहीं है। तो हमने गोरेगांव का जो इनका हेड ऑफिस है महाराष्ट्र का, वहाँ पे हम लोग गए थे, तो वहाँ पे हमको मालूम पड़ा कि इनका सब प्रोसीजिंग है, इनका जो तकरार निवारण है या कंप्लेंट है वो दिल्ली से होता है। तो ये बरेली में एसएसपी अनुराग आर्य ने जिले की कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। पुलिस ने एक आतंकवादी समेत 31 अपराधियों की हिस्ट्री शीट खोल करके रख दी। इस लिस्ट में सबसे बड़ा नाम इनामुल हक का है, जो फिलहाल लखनऊ जेल में 10 साल की सजा काट रहा है। इनामुल हक पर देश के खिलाफ साजिश रचने का आरोप था और उसकी गिरफ्तारी किला थाना क्षेत्र से हुई थी। वहीं 27 गौ तस्करों की हिस्ट्री शीट भी खोली गई। एसएसपी ने समाज के लोगों से अपील की है कि ऐसे अपराधियों पर नजर रखें और जरूरत पड़ने पर पुलिस को इसकी जानकारी दे। जनपद में जो आपराधिक तत्व हैं उनकी निगरानी के लिए लगातार उनके विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाती है। उसके अंतर्गत हिस्ट्री शीट खोलने की प्रक्रिया है। तो जनपद में 31 ऐसे अपराधियों की हिस्ट्री शीट खोली गई है जिनको पुलिस की लगातार निरंतर निगरानी करने की आवश्यकता है। इनमें 27 अपराधी गोकशी और गो तस्करी के हैं, 2 एनडीपीएस के हैं, 1 वाहन चोरी का अपराधी है और 1 अपराधी है मोहम्मद इनामुल हक, जो किला थाना का निवासी है, जिसका आतंकवादी संगठनों से जुड़ने के संबंध में एफआईआर पंजीकृत हुई थी एटीएस के द्वारा, और माननीय एटीएस न्यायालय के द्वारा इसको 10 वर्ष की सजा भी हुई थी। ये जब गिरफ्तार हुआ था तो आतंकवादी संगठनों से जुड़ने और अन्य लोगों को जोड़ने के कार्य के आरोप इसके ऊपर थे। फेसबुक के माध्यम से इसके द्वारा ये कार्य किया जा रहा था, क्योंकि ये बहुत गंभीर अपराध है और ऐसे व्यक्ति की सतत निगरानी पुलिस को करनी चाहिए। इसकी गतिविधियों की भी निगरानी और इससे जो जुड़े हुए लोग हैं उनकी भी निगरानी करनी चाहिए। इसलिए इसकी भी हिस्ट्री शीट खोली गई है और भी जितने भी आपराधिक तत्व हैं उनका चिन्हीकरण लगातार पुलिस के द्वारा किया जाता है और उनमें से जितने की भी निगरानी की आवश्यकता है पुलिस उनकी। और अब रुक करेंगे तमिलनाडु की ओर, जहां पर भारी बारिश का मंजर देखने को मिला। भारी बारिश के कारण सड़कों पर जलभराव की स्थिति रही। चेन्नई के कई हिस्सों में सड़कों पर जलभराव देखने को मिला। तो तस्वीरें भी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं जलभराव की। आप देख सकते हैं किस तरह से आम जनमानस पूरी तरह से परेशान है। जलभराव की स्थिति को देखते हुए प्रशासन भी अपनी तरफ से अलर्ट मोड पर है, आगे की कार्रवाई की जा रही है। तो फिलहाल इस खास बुलेटिन बस इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी है।